रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा अपना बैग पैक करके घर से निकल रही होती है कि तभी उसका पति रचित उसको रोकते हुए बोलता है, शिखा, आज जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो तुम मुझे छोड़कर यूएस जा रही हो। हाँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इतना बोलकर शिखा कुछ दिनों पीछे चली जाती है, जब वो शादी करके रचित के घर आई थी और रचित अपनी फर्स्ट नाइट पर शिखा को देखकर उससे बोलता है, देखो शिखा, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। पर क्यों? क्यों? अरे अंधी हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? कहाँ मैं दूध सा गोरा और तुम कोयले जैसी काली। हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर रचित मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन शिखा घर में सबसे पहले उठकर नाश्ता और चाय लेकर अपनी सास रूपा के पास जाती है, जहां उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू चाय लेकर आ गई? अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी? आज नहीं तो कल मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाना ही था। बस बहू, तेरे यही संस्कार देखकर मैंने अपने बेटे के लिए तुझे चुना। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बहू, पूछ ना। जब रजत जी को मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने क्यों जबरदस्ती हमारी शादी करवाई? हाँ बहू, मैं उस कंजर की माँ हूँ। मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ संस्कारी भी हो। वैसे भी बहू, इस रंग में क्या रखा है? इंसान का दिल साफ होना चाहिए, उसका रंग नहीं। अच्छा बहू, तू अब रचित को चाय दे दे। बिना चाय पिए उसकी आंखें नहीं खुलती। शिखा चाय लेकर रचित के कमरे में जाती है, जहां रचित उसके हाथों में से चाय लेकर नीचे गिरा देता है। रचित का ये व्यवहार देखकर शिखा भी गुस्से में उससे बोलती है, ठीक है, मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते, पर कम से कम खाने की तो कद्र कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिस चीज से आप दूर भाग रहे हैं कल उसे ही पाने के लिए तरस जाएं। रचित के कमरे से आती आवाज सुनकर रूपा उनके पास जाती है, जहां रचित चीखते हुए शिखा से बोलता है, मैं अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड, पर मेरी माँ को सुंदर नहीं काली लड़की पसंद आई, यानी कि तुम। शिखा पर अपने बेटे को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर रूपा उससे बोलती है, रचित, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस काली कलूटी से इस तरह बात करूं, तो आप समझा लो अपनी इस काली बहू को कि मुझसे दूर रहे। शिखा को भला बुरा बोलकर रचित वहां से अपने दोस्त के घर चला जाता है और रात को अपने दोस्त कपिल के साथ नशे में घर आता है। उसको ऐसे नशे में देखकर शिखा रचित को पकड़ने के लिए जाती है, पर रचित उसको वहीं रोककर उससे बोलता है, अरे कितनी बार बोलूं, दूर रहो मुझसे, समझ में नहीं आती बात। पर आप नशे में हैं इस वक्त। नशे में हूँ तो नशे में अपने दोस्त के साथ घर आ सकता हूँ तो बेडरूम तक भी चला जाऊंगा। मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे साथ है, अब जाओ यहाँ से। शिखा रोते हुए वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। कपिल रचित को उसके कमरे में छोड़कर अपने घर लौट जाता है और अगले दिन रचित को कॉल पर शिखा का मजाक बनाते हुए उससे बोलता है, भाई, कल मैंने शिखा भाभी को देखा। यार, इतनी सुंदर लड़की तूने पसंद कैसे कर ली? जब से तेरी बीवी को देखा है मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। क्या नमूना लाया है यार तू? कौन से कोयले के खदान से ढूंढ कर लाया इसको? अपने दोस्त की बात सुनकर रचित उसका फोन रख देता है और शिखा के पास जाता है, जहां शिखा किसी बड़ी कंपनी के साथ में मीटिंग कर रही होती है। रचित उसका लैपटॉप बंद करता है और उससे बोलता है, करवा दी मेरी बेइज्जती, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। रात को नशे में आप आए थे, मैं नहीं, और अभी मैं बहुत बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर शिखा अपना लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और रचित उसका ये एटीट्यूड देखकर हैरान होकर गुस्से में अपनी माँ के पास जाकर उनसे बोलता है, माँ, मैं और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो काली, ऊपर से इसका एटीट्यूड देखा है। मुझे नहीं पता क्या देखकर आपने इसकी शादी मुझसे करवाई, पर अब मैं और इस कल्लो को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तुझे पता है या नहीं? काली है पर पैसे वाली है। बहुत जल्दी ये यूएस में खुद की कंपनी खोलने वाली है और मेरी मान
तो कुछ दिन इसको झेल ले, अच्छे से इसका विश्वास जीत ले, ताकि ये अपनी आधे से ज्यादा दौलत तेरे नाम कर दे। माँ, अगर सच में ऐसा ही था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, बताती तो तब ना, जब तू मुझसे सीधे मुंह बात करता, पर तू तो अपने ही गुस्से में रहता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की है, पर तू कुछ समझे तब ना। रूपा और रचित आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिखा चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। शिखा अपनी सास का असली रूप देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने लॉयर के पास जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के नाम करवा देती है और अपने रहने का सारा बंदोबस्त यूएसए में करवा लेती है। वहीं दूसरी ओर रचित शिखा से झूठे प्यार का दिखावा करने के लिए उसको पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर शिखा उसको कहीं नहीं मिलती, जिसके लिए वो घर से बाहर जाता है और शिखा को रोड पर अकेला देखकर उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक एक बाइक वाला उसको टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। रचित की ये हालत देखकर शिखा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कुछ दिनों के लिए रचित को आराम करने के लिए बोल देते हैं। रचित की ये हालत देखकर वो अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है। अपने लिए शिखा का निस्वार्थ प्रेम देखकर रचित को सच में उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में रचित बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने दिल की बात बताने के लिए अपनी माँ के साथ उसके पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि शिखा अपना बैग पैक करके कहीं जा रही होती है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर रचित बोलता है, शिखा, तुम कहीं जा रही हो? हाँ माँ जी, मैं आप दोनों की नजरों से बहुत दूर यूएसए जा रही हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के नाम कर दी है और आप दोनों के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों बहू, अब तो रचित ठीक भी हो गया है और उसने तुझे अपना भी लिया है, फिर भी तू ऐसा बोल रही है। माँ, आप दोनों ने कभी भी मुझे नहीं अपनाया। ये सारा प्यार आप दोनों का नाटक था। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता है। मैंने उस दिन आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसी दिन मैंने ये फैसला भी ले लिया था कि आप दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पर उसी दिन रचित का एक्सीडेंट हो गया। बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक रचित ठीक नहीं होते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर अब रचित बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर शिखा वहाँ से हमेशा के लिए यूएसए चली जाती है, जिसके बाद रूपा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और रचित को शिखा की वो बात याद आती है जब शिखा ने उससे बोला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस चीज से आप आज दूर भाग रहे हैं उसे ही पाने के लिए तरस जाए। उसकी ये बात सोचकर रचित को अपनी बातें याद आती हैं कि आखिर किस तरह वो शिखा पर चीखता चिल्लाता था। आज उसकी अपनी गलती की वजह से ही शिखा उससे दूर जा चुकी है। शिखा को खोकर रचित को एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है। रोमी अपने पति दक्ष के साथ अच्छे से घर में रहा करती थी, जहां उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी रोमी को अपने पति से कम और पैसों से ज्यादा प्यार था। पर दक्ष की खुद की कंपनी किसी कारण लॉस में जाने लगी थी, लेकिन फिर भी रोमी का खर्चा कम नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन दक्ष घर जाता है, जहां वो देखता है कि रोमी एक बार फिर से फिजूल के खर्चे करके आई है और उसके गले में डायमंड का हार देखकर वो उससे बोलता है, रोमी, हद होती है किसी चीज की। तुम्हें पता है ना कि बिजनेस में कितना लॉस जा रहा है, पर नहीं, तुम्हें तो अपने इन फिजूल खर्चों से फुर्सत कहाँ। अच्छा, अब ये हार तुम्हें फिजूल खर्च लग रहा है? शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पत्नी ने अब जरा सी डिमांड क्या कर ली तो फिजूल खर्च लगने लगा है इन्हें। रोमी की बातें सुनकर दक्ष को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोमी को भला बुरा सुनाना शुरू कर देता है। साथ ही कमरे में चला जाता है। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। साथ ही उसका बिजनेस एक दिन बंद हो जाता है, जिसके बाद वो रोमी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगता है और खुद किसी छोटी सी कंपनी में काम करके जैसे तैसे रोमी की जरूरतों को पूरा करता है। पर अब भी रोमी दक्ष और उसकी गरीबी से परेशान हो चुकी थी।
जिसके कारण एक दिन वो अपनी दोस्त मिनी को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो यार, कैसी है तू? अरे क्या हो गया? तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे दक्ष जैसा रिच, स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है। यार इसी बात का तो रोना है कि मुझे दक्ष मिला है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे और इस गरीबी से। गरीबी? पर दक्ष तो एक बिजनेसमैन है ना। मिनी के पूछने पर रोमी उसको सारी बातें बता देती है और उससे कहती है, यार मेरी किसी ऐसे इंसान से सेटिंग करवा देना जो मेरा खर्चा उठा सके, मुझे घुमाए फिराए, शॉपिंग कराए। इस भिखारी से तो कुछ होगा ही नहीं। एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो। ओहो, मुझसे बात करने के लिए तू परमिशन कब से लेने लगी? तो इसीलिए अब ज्यादा फुटेज मत खा और सीधा मुद्दे पर आ। अगर तू इतना बोल रही है तो ठीक है, तो खुद की सेटिंग के साथ साथ अपने पति का सौदा क्यों नहीं करवा देती, अगर तू उससे इतना ही परेशान हो चुकी है तो। रोमी उसकी बातें सुनकर बिना कुछ बोले उसका फोन रख देती है और कुछ देर तक मिनी की बात के बारे में सोचती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मिनी को फोन करके वो उसको सीसीडी में बुला लेती है, जहां वो उससे बोलती है, यार तू क्या बोल रही थी फोन पर कि अपने पति का सौदा कर दूं? अरे यार तू मुझे गलत मत समझ, मैं तो बस तेरे भले के लिए बोल रही थी। जिस तरह से तू परेशान थी तो बस इसलिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिनी अपनी सफाई दे ही रही होती है कि रोमी उसको चुप करवाकर उससे कहती है, लड़कों का भी सौदा होता है? हाँ बिल्कुल, और मैं हूँ ना, तू बस अपने पैसों से मतलब रखना। मुझे भी अपने पति का सौदा करवाना है, लेकिन एक बात बता, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? और कौन खरीदेगा मेरे पति को? मैं हूँ ना, तू बस बोल तुझे अपने पति के बदले क्या क्या चाहिए और कितनी रकम चाहिए, मैं दूंगी तुझे। मिनी की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी डिमांड उसके सामने रखते हुए उससे बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 करोड़ रुपए और एक अच्छा सा बंगलो। क्योंकि हाँ, दक्ष बहुत ही कूल और इंटेलिजेंट है। वो अलग बात है कि अब वो एक भिखारी जैसा हो गया है, लेकिन उसकी कीमत इतनी तो बनती ही है। और हाँ, मेरे लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड जो मेरा सारा खर्चा उठा सके। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें जो सब तुम्हें चाहिए, पर इसके बाद तुम दक्ष को पूरी तरह से भूल जाओगी। अरे उनको याद रखकर करूंगी भी क्या, और वैसे भी उनका सौदा किसके हाथों करवा रही है? तू आम खाने से मतलब रख, गुठलियों के दाम जानकर क्या करेगी, और बहुत जल्द तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये बोलकर दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक प्लान बनाती हैं और रात को जब दक्ष घर आता है तो रोमी उसको बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खाना देती है। रोमी को ऐसे देखकर दक्ष भी बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उसके हाथों से खाना खा लेता है, जिसके कुछ देर के बाद दक्ष को चक्कर आने लगते हैं और वो खाने की टेबल पर ही बेहोश हो जाता है। तभी मिनी कुछ लड़कों के साथ उसके घर आती है और रोमी के हाथों में कुछ पेपर्स और पैसों का बैग देकर दक्ष को बेहोशी की हालत में उन 4 लड़कों की मदद से कार में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम रुपेश होता है, वो रोमी के पास आकर उससे बोलता है, ओहो, तो तुम हो वो ब्यूटीफुल गर्ल जिसने हमारे लिए अपने पति का ही सौदा कर दिया? हाँ चार्मिंग बॉय। मेरे साथ तो ऐसा नहीं करोगी ना जैसे तुमने अपने पति के साथ किया? उसकी ये बात सुनकर रोमी को गुस्सा आ जाता है, पर उसमें वो अपना फायदा देखकर उससे कुछ नहीं बोलती। अब रोमी रुपेश के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, पर समय के साथ साथ रुपेश के ताने बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रुपेश एक डोमिनेटिंग इंसान बन जाता है, जिससे रोमी को कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाना था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी और दक्ष के साथ बिताए हुए अपने उन लम्हों को याद करती है जब वो दोनों प्यार से रहा करते थे और जब दक्ष के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया करता था। कभी उसके लिए सैंडल लाता तो कभी घड़ी। ये सब सोचकर वो बहुत रोती है और खुद को कोसने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो रोड पर टहलने के लिए जाती है, जहां वो रोड के दूसरे साइड पर दक्ष को मिनी के साथ देखती है। उन दोनों को देखकर वो उनके पास जाती है। तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं और रोमी जल्दी से मिनी को फोन करके उससे बोलती है, मिनी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति दक्ष के साथ घूम रही है? कैसा पति? किसका पति?
दक्ष अब सिर्फ मेरा है, मेरा। भूल गई? चंद पैसों के लिए तूने खुद अपने पति का सौदा किया था। अरे तुझे तो कभी दक्ष से प्यार था ही नहीं, तुझे बस प्यार था तो पैसों से। अगर तुझे इतनी ही फिक्र थी अपने पति की तो उसका सौदा किया ही क्यों? ये सब मैंने तेरे बहकावे में आकर किया, पर अब मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति वापस चाहिए। बहकावे में? अरे मैं नहीं, तू मेरे पास आई थी अपने पति का सौदा करने के लिए। तूने उसका सौदा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो गरीब हो चुका था, और आज जब खुद पर बीत रही है तो पति याद आ गया तुझे। रोमी उसके सामने अपने पति को वापस मांगने की भीख मांगती है, उससे अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है, पर मिनी उसकी एक नहीं सुनती और वो उसका फोन रखने से पहले उससे बोलती है, अब दक्ष दक्ष नहीं रहा, अब वो देव बन चुका है। मेरा सुहाग देव, जिसे मैं काफी टाइम से चाहती थी, पर उसकी शादी तुझ जैसी लड़की से हुई जिस पर वो अपनी जान लुटाता था। पर तुमने क्या किया? पैसों के लिए अपने ही पति का सौदा कर डाला। और हाँ, अब तू उसको याद नहीं है, समझी? इसलिए अब कभी हमारे बीच में मत आइयो। इतना बोलकर वो उसका फोन काट देती है और नंबर भी ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद रोमी रुपए, पैसे, शहर और रुपेश सब कुछ छोड़कर अपने पति के उसी घर में आकर अकेले रहने लगती है, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, और इस तरह उसको अपनी गलती की सजा सारी उम्र के लिए मिल जाती है। संगीता को सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसकी सूरत और सीरत दोनों ही साफ थी, बस अगर कोई कमी थी तो वो थी उसकी मोटी नाक। संगीता की नाक बहुत मोटी थी, जिस वजह से संगीता घर से बाहर जाने में भी शर्म महसूस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन संगीता की माँ नीलम उससे बोलती है, अरे बेटी, तू कहीं बाहर नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती, बस जब देखो अकेली रहती है। बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, बाहर जा और दोस्त बना। माँ, मेरी नाक कितनी मोटी है, मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। लोगों की हंसी पर जाएगी तो जी नहीं पाएगी। जा बाजार से शाम के लिए सब्जियाँ ले आ। नीलम के जिद करने पर संगीता बाहर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। सब्जियां लेकर वो जैसे ही अपने घर लौट रही होती है, तभी सामने से आते हुए पीयूष नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। तो पीयूष बोलता है, देख कर नहीं चल सकती क्या? मुझसे टकराए तुम हो और डांट भी मुझे ही रहे हो। कितने बदतमीज हो तुम। भगवान ने तुम्हें शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम बोलने की तमीज तो दे देते। कितनी बदतमीज हो तुम, हटो मेरे सामने से, आई बड़ी पकोड़े जैसी नाक वाली। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और संगीता उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है, जिसके बाद वो सब्जी लेकर वापस घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, लो माँ, ले आई मैं सब्जी, पर अब मुझे फिर से कभी सब्जी लाने को मत कहना। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो तूने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? चुपचाप सुनकर क्यों आ गई? अब मैं किस किस का मुंह बंद करवाऊंगी। काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती। बेटा, ऐसे नहीं कहते, देखियो तेरे लिए भी कोई ना कोई परफेक्ट मैच बना ही होगा। नहीं माँ, मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा, मैं हमेशा ऐसे ही अकेली रह जाऊंगी। हर किसी को बस मेरी मोटी नाक ही दिखाई देती है, मेरे गुण तो कोई देखता ही नहीं है। इतना कहकर संगीता अपने कमरे में जाकर वहाँ फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहती है, भगवान, मैं ये नहीं कहती कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो, पर कम से कम एक अच्छी नाक तो दे देते। भगवान, ये सब तूने मेरे साथ ही क्यों किया? आखिर क्या कसूर था मेरा? संगीता रोते रोते ही सो जाती है, जिसके बाद अगले सुबह उसकी माँ उसे जगाकर बोलती है, उठ नीलम, सुबह हो गई, नाश्ता कर ले और जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सोने दो माँ, तुम भी जानती हो वो लड़का मुझे देख के मना ही कर देगा, जैसे अब तक 25 लड़कों ने किया है। बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, तू बच्ची नहीं है, क्या पता आज तेरी किस्मत बदल जाए और ये लड़का तुझे पसंद कर ले। संगीता नीलम की बात मानकर जल्दी से तैयार हो जाती है और लड़के वाले उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन लड़का जैसे ही संगीता को देखता है वो बोलता है, ये लड़की, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा। एक तो ये लड़की बदतमीज है, ऊपर से उसकी नाक तो देखो, पकोड़े ऐसी नाक है इसकी। बेटा, तुमको कोई हक नहीं है मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने का। वो जैसी भी है दिल की बहुत अच्छी है और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती तुम्हारी तरह। संगीता पीयूष की बातें सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद पीयूष भी अपने घर लौट आता है।
लेकिन पीयूष को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अगले दिन वो संगीता के घर जाकर उससे बोलता है। संगीता, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती है, पर मैं तुम्हें अपना हमसफर नहीं बना सकता। इट्स ओके, अब मैं मोटी नाक की हूँ तो हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं बोला, बस सच को सच बोला, और ये कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो माँ को मना ही किया था कि मेरे लिए लड़का मत देखो, ये तो उनकी ही जिद थी। कोई बात नहीं संगीता, तुम्हें कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा। हर किसी के लिए उसका परफेक्ट मैच जरूर बनता है, पर हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और सॉरी, मुझे माफ कर दो मैंने जो किया। पागल से, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। संगीता और पीयूष रोजाना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद वो कभी कभी मिलते भी हैं और साथ में समय बिताते हैं। एक दिन संगीता के मन में ऑनलाइन डेटिंग का ख्याल आता है और वो अपने मोबाइल पर अपने लिए एक डेट ढूंढने लगती है कि तभी उसका मैच किशोर से होता है और वो उसे मैसेज करती है, जिसके बाद वो दोनों घंटों बातें करते, लेकिन एक दूसरे को कभी भी अपनी पिक नहीं दिखाते। संगीता अब पीयूष से बात कम करने लगती है और सारा समय किशोर को देना शुरू कर देती है, जिसके बाद कॉल पर भी वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वहीं अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं कि तभी एक दिन संगीता किशोर को कॉल पर कहती है। किशोर, आज तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ। संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार देखो, अगर तुम्हें मेरी सूरत अच्छी लगे तो हम शादी कर लेंगे। संगीता, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, सूरत से नहीं, पर अगर तुमको मैं पसंद ना आया तो? ओहो किशोर, मैंने तुम्हें सीरत से चाहा है, सूरत से नहीं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। संगीता जिद करके किशोर को कॉल पर कहती है। देखो किशोर, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे आज शाम को मिलने आओगे। संगीता प्लीज ऐसी जिद मत करो, शायद अभी हम दोनों इसके लिए तैयार नहीं हैं। बस कह दिया तो कह दिया, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। संगीता किशोर को एड्रेस सेंड कर देती है, जिसके बाद वो मन में सोचती है, यार किशोर तुझे पहली बार मिलेगा, अगर तुझे देखकर भाग गया तो एक काम करती हूँ, मुंह पर घूंघट डालकर जाती हूँ। संगीता तैयार होकर मुंह पर घूंघट डालकर चली जाती है और किशोर का इंतजार करने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, जिसके मुंह पर बड़ा सा मस्सा होता है। वो आदमी उसके पास आकर उससे बोलता है, संगीता, ये मैं हूँ किशोर, कैसी हो तुम? तुम किशोर हो, पर तुम तो। हाँ संगीता, ये मैं ही हूँ। पर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? देखा, मुझे पता था जब तुम मुझे देखोगी तो देखते ही मना कर दोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। इतना कहकर किशोर जाने के लिए पीछे पलट जाता है कि तभी संगीता के मोबाइल पर पीयूष का कॉल आता है। संगीता, तुम बात क्यों नहीं कर रही आजकल? ना मिलती हो ना फोन उठाती हो। सुनो, मुझे तुमसे ये कहना था कि आई लव यू, और ये बात मैंने तुमसे जुदा होकर ही जानी है। पीयूष की बातें सुनने के बाद संगीता किशोर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पीयूष को कॉल पर कहती है, पीयूष, तुमने कहा था ना कि हर किसी के लिए उसका परफेक्ट मैच जरूर बना होता है। आज मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया और वो है मेरा किशोर। इतना कहकर संगीता कॉल कट कर देती है और अपने सर से चुन्नी हटाकर किशोर से कहती है, तुम जैसे हो मुझे कबूल हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? किशोर संगीता को गले लगा लेता है, जिसके बाद संगीता और किशोर खुशी खुशी अपनी परफेक्ट लाइफ को जीना शुरू करते हैं। अंजना की शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है और वो अंजना के पति प्रदीप को जरा भी प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी अंजना अपनी सास सुमित्रा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। सुमित्रा प्रदीप के सामने तो अंजना को कुछ नहीं कहती, पर प्रदीप के काम पर निकल जाने के बाद अंजना को तंग किया करती। एक दिन सुमित्रा अंजना से कहती है, अरे बहू, एक बात तो बता, माना कि तेरा बाप कंगला था, बस 2 जोड़ी में तुझे विदा कर दिया, अरे कुछ दे नहीं सका तो कम से कम अपनी बेटी को संस्कार ही दे देता। सास कब से बैठी हुई है, ये नहीं कि एक कप चाय ही पूछ लूं। अभी लाई माँ जी। अंजना
रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। जिसके बाद चाय का पहला घूंट पीते ही सुमित्रा गरम चाय अंजना पर गिरा देती है और कहती है, हे भगवान, नास पीटी करम जली, इतनी गरम चाय लेके आई है ताकि मेरी जीभ जल जाए और मैं तुझे कुछ बोल ना सकूं। मैं सब जानती हूँ अच्छे से। इतना होने पर भी अंजना कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने जख्मों पर दवाई लगाती है और शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम को प्रदीप आता है और अंजना के हाथ की चोट देखकर उससे कहता है, अंजना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सुबह तो ठीक था। कुछ नहीं प्रदीप जी, चाय बनाते हुए हाथ पर चाय गिर गई। मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथों पर चाय कैसे गिरी है। मुझे अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रदीप को शक हो जाता है कि ये सब किया धरा उसकी सौतेली माँ सुमित्रा का है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता और अंजना को बोलता है, ओहो, देखकर काम किया करो। लाओ मैं दवा लगा दूं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। प्रदीप दवा लाता है और अंजना के जख्म पर दवा लगाने लगता है। जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, प्रदीप जी कितने अच्छे हैं। अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे ऐसे 1000 जख्म भी सहने पड़े तो मैं सह लूंगी। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम पर निकल जाता है और अंजना अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी सुमित्रा मन में सोचती है, मेरा पति तो मर गया और मेरी जान को ये सौतेला बेटा और बहू छोड़ गया। चलो, बेटे से तो काम चला लूंगी कैसे भी, लेकिन इस बहू का क्या करूं? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू, आज ना पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। सुमित्रा चुपके से सारे घर के फर्श पर तेल डाल देती है ताकि अंजना फिसल कर गिर जाए। जिसके बाद अंजना जैसे ही पोछा लगाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सुमित्रा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी शाम को प्रदीप आता है और अंजना फिर से उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन अंजना की चोट देखकर प्रदीप पूछता है, अंजना, क्या हुआ? ये सब निशान कैसे? कुछ नहीं, वो बस पोछा लगाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अंजना, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि तुम और माँ ना साथ बैठते हो ना बात करते हो। ये सब कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? प्रदीप जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। भला माँ जी ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं, मुझे कुछ भी होता है तो आपका शक माँ जी पर ही क्यों जाता है। इतना कहकर अंजना सो जाती है और प्रदीप भी आराम करने लगता है। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम के लिए निकल जाता है और मन में सोचता है, क्यों न आज मैं छुप कर देखूं कि रोज अंजना इतनी जख्मी कैसे होती है। आखिर आज मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। सुमित्रा प्रदीप के जाते ही मन में सोचती है, क्यों ना आज इस बहू नाम की बीमारी का काम ही तमाम कर दूं। बेटे को तो बाद में देख लूंगी, पहले इस बहू से छुटकारा पा जाऊं। इतना सोचकर सुमित्रा चूहे मारने की दवा लाती है और उसे अपने पल्लू में बांध लेती है और ये सब छुप कर खड़ा प्रदीप देख लेता है। जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू अंजना के पास जाती है और बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, कहिए ना, आप कहो तो आपके लिए चाय बना दूं। सही याद दिलाया बहू तूने। तू एक काम कर, आज तू जाके बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हो गया है माँ जी को? आज ही मुझे चाय पिलाएंगी? नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी, आप क्यों तकलीफ करती हो मेरे होते हुए। अरे बोला ना बहू, मैं बनाऊंगी, तू बैठ जा चुपचाप। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। अंजना बैठ जाती है और सुमित्रा चाय बनाने चली जाती है। जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, जरा देखूं तो आज मेरी सास को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुमित्रा रसोई में चाय बनाती है और अंजना की चाय में जहर मिला देती है और ये सब होते हुए अंजना देख लेती है। जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती और वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। सुमित्रा चाय लेकर आती है और अंजना को चाय देती है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और अंजना दरवाजा खोलने चली जाती है। प्रदीप जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आज काम कम था तो मैं जल्दी आ गया। अंजना और प्रदीप अंदर आते हैं और ड्राइंग रूम में सुमित्रा के बगल में बैठ जाते हैं।
जिसके बाद अंजना कहती है, पता है आज माँ जी ने खुद मेरे लिए चाय बनाई। ये सुनकर प्रदीप को ये समझते देर नहीं लगती कि चाय में जहर है, और जैसे ही अंजना चाय पीने वाली होती है, प्रदीप उसे रोकते हुए कहता है, अंजना ये चाय मत पीना। अरे मेरी सास ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई है तो मैं क्यों ना पीऊं? क्योंकि मैंने देखा है माँ ने इसमें जहर मिलाया है। अगर तुमने ये चाय पी तो तुम मर जाओगी। हाँ मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, फिर भी मुझे ये चाय पीनी है क्योंकि पहली बार माँ जी ने मुझे अपने हाथों से कुछ दिया है। क्या तुम जानती हो? हाँ मैंने माँ को चाय में जहर मिलाते देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को पीने को तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी मौत मेरी सास के हाथों हो, क्योंकि भले ही वो मुझे अपनी बेटी न माने, पर मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मेरी माँ है। बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी याद में इस आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा देना, ताकि मैं हमेशा इस आंगन की तुलसी बनकर इस घर में रह सकूं। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने अंजना को मारने की कोशिश करी? देखिए मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने अंजना को कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हाँ की है कोशिश, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, और इसी जलन में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी ही बहू की जान की दुश्मन बन गई। अंजना सामान पैक करो, हम अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और माँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। सुमित्रा अंजना और प्रदीप के पैरों पर गिर जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ आपने अंजना को तंग किया है, अगर आपको माफी मांगनी है तो अंजना से मांगिए, मुझसे नहीं। ठीक है माँ, मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बहू बताओ ना। अगर आप मुझे एक कप चाय बनाकर पिलाएं, पर नॉर्मल जहर वाली नहीं, और वादा करें कि आप मुझे रोज एक कप चाय बना के पिलाएंगी। ये सुनकर सुमित्रा अपने आंसू पोंछ लेती है और उसके बाद वो कभी भी प्रदीप या अंजना को तंग नहीं करती और उन्हें अपने सगों की तरह प्यार करने लगती है। बीती रात गीता ने फिर से अपना बिस्तर गीला कर दिया था, जिसके चलते वो सुबह सुबह वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े और बिस्तर धोने बैठ गई थी। उसकी सास पूनम के पेट में जोर का प्रेशर बनता है और वो अपने पेट को संभालते हुए जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुंचती है और अंदर जाने के लिए जैसे ही गेट खोलती है तो गेट अंदर से बंद होता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर गेट को पीटने लगती है और चिल्लाती हुई बोलती है, अरे ओ बरसाने वाली, जल्दी बाहर आ जा, अगर वक्त निकल गया ना तो यहीं सारी खिचड़ी फैल जाएगी। बस आ रही हूँ माँ जी, 2 मिनट रुक जाइए। अरे ओ महारानी, तेरे 2 मिनट के चक्कर में सारी दावत यहीं खुल जाएगी, उसका क्या। गीता जल्दी जल्दी अपने कपड़े धोकर बाहर आती है और अपनी सास की शक्ल देखती है। उसकी शक्ल पर जैसे 12 बजे हुए थे। उसका एक हाथ उसके पीठ पर और दूसरा पीछे की तरफ था। गीता उसे बोलती है, क्या बात है माँ जी, कल रात के पकौड़े संभल नहीं रहे क्या? देख मुझसे ना ज्यादा मत बोल और हट यहाँ से, मुझे अंदर जाने दे, वरना ये सारे पकौड़े तुझे ही खाने पड़ेंगे। छी माँ जी, कैसी बातें करती है आप। जाइए अंदर जाइए और सब कुछ एक बार में निकाल कर आना। क्यों, तुझे उनके साथ सेल्फी लेनी है क्या? अरे नहीं माँ जी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। गीता वहाँ से चली जाती है और अपने कपड़े सुखाने लगती है। पूनम को अंदर गए हुए 15-20 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। गीता किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन अब भी पूनम वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी और गीता को भी वापस टॉयलेट जाना था। वो जल्दी से वॉशरूम के पास पहुंचती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर बैठी हुई पूनम गेट नहीं खोलती, जिसके बाद गीता जोर जोर से चिल्लाती हुई आवाज लगाती है, माँ जी जल्दी बाहर आइए, इमरजेंसी है। अभी रुक जा बहू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माँ जी मजाक मत कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
अब पता चला ना कि कैसा लगता है जब कोई हमसे इंतजार करवाता है। तो आप इतनी देर से अंदर बस इसलिए बैठी है ताकि मुझे इंतजार करवा सके। और नहीं तो क्या, मुझे यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है। अच्छा माँ जी प्लीज, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो बाहर आ जाइए। नहीं ना बहू, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो थोड़ा सा इंतजार और कर ले, मैं खुद आ जाऊंगी। गीता को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसे टॉयलेट आ रहा होता है। गीता से अब कंट्रोल नहीं होता और वो वहीं खड़े खड़े अपने आप को हल्का कर लेती है और खुद से बोलती है, वाओ क्या फीलिंग आ रही है। पर यार सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। गीता की कोई आवाज न आने के कारण पूनम परेशान हो जाती है और वो गेट खोलकर बाहर आती है, जिसके बाद वो देखती है कि गीता तो बड़े ही आराम से खड़ी हुई है। जिसके बाद वो उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतनी आराम से खड़ी है? तुझे तो जोर से लगी थी ना। हाँ माँ जी, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया? मैंने टॉयलेट कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? पर कहाँ किया? जहाँ आप खड़ी है वही। स्मेल नहीं आ रही है आपको? क्या? हे प्रभु, छी छी। ऐसा कहकर पूनम वापस अंदर चली जाती है। गीता उसको आवाज देते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी पार्टी अभी भी चल रही है क्या? छी छी बहू, तू कितनी गंदी है। मैंने क्या किया? अरे वॉशरूम नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी कर देगी क्या? सारी मेहरबानी आपकी ही है, मैंने कुछ नहीं किया। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे नहाना है, सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। थोड़ा सा इंतजार कर, अब आ रही हूँ। गीता उसके बाहर आने का इंतजार करने लगती है। वो बाहर खड़ी ही होती है कि तभी उसके पास उसका पति प्रिंस आता है और उसे भी फ्रेश होना होता है। वो गीता को वहाँ पर पहले से खड़ा देखकर पूछता है, क्या बात है गीता, तुम पहले से ही लाइन में लगी हो? अरे नहीं प्रिंस जी, एक्चुअली मैं तो फ्रेश हो चुकी हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? गीता उसको सारी बात बिल्कुल सच सच बता देती है। इतने में पूनम भी वॉशरूम से बाहर आती है। फिर प्रिंस उन दोनों से बोलता है, ये कैसी बचकानी हरकतें करती रहती हैं आप दोनों, कुछ तो शर्म कर लिया करो। मैं ना पहले ही बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी गलती तेरी बीवी की है। मेरी? पर मैंने क्या किया? अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद टॉयलेट जाना पड़ता है? देखो, मैं आप दोनों पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस एक बात कह रहा हूँ कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है और ना ही इसमें 2 वॉशरूम। जो आप दोनों एक साथ एक वक्त पर चली जाएं, तो आप दोनों को एक टाइमिंग सेट कर लेनी चाहिए कि इस टाइम पर गीता तुम जाओगी और दूसरे टाइम में माँ आप। ठीक है प्रिंस जी, वैसे भी आप सही कह रहे हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं भी अब से ऐसा ही करूँगी। अब गीता नहाने के लिए अंदर चली जाती है। उसके नहाने के बाद प्रिंस भी फ्रेश हो जाता है। गीता वापस अपनी रसोई में काम करने लगती है और पूनम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठकर खाने का इंतजार करने लगती है। गीता सबके लिए खाना परोस देती है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो अब प्रिंस उन दोनों से एक सवाल करता है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप दोनों। हाँ बोलो। आप दोनों में से पालक के पकोड़े किसने खाए थे? माँ जी ने खाए थे। क्यों, क्या हुआ? पूरे वॉशरूम में पालक की स्मेल आ रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ जाकर। तो क्या बेटा, तू भी कैसी बातें कर रहा है? पता भी है कितना कमाल का पालक बना था। मजा ही आ गया। माँ, वो तो आपके मजे थे, मेरे लिए तो सजा बन गई ना। लेकिन हाँ, तो तुझे किसने कहा था कि वहाँ बैठकर मेरे निकाले हुए पालक का स्वाद लेने के लिए? छी माँ, यार आप कैसी बातें करती हो? पूनम की बातों को सुनकर गीता की भी हंसी छूट जाती है और वो दोनों मिलकर जोर जोर से प्रिंस के ऊपर हंसने लगती है। अब प्रिंस खुद से बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि ये दोनों अब शांत हो गई, वरना इन्हें शांत करने के चक्कर में सच में मेरा टॉयलेट और पोटी सब निकल जाते। पर गीता की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। रोज रोज बेड गीला करना अच्छी बात नहीं होती। बात अभी तो घर के अंदर है, इसीलिए ठीक है, लेकिन ये बात किसी तीसरे के सामने आ गई ना तो गीता को बहुत बुरा लगेगा। मैं उसे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सब लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद प्रिंस अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। गीता भी अपने घर के कामकाजों में बिजी हो जाती है और पूनम वो अपनी सहेलियों के पास में गप्पे मारने चली जाती है।
ऐसे ही दिन बीतता है और शाम हो जाती है। प्रिंस भी अब ऑफिस से वापस आ चुका होता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अब आधी रात बीत जाती है। प्रिंस को अपने पास कुछ गीला गीला महसूस होता है। उसकी आंखें खुलती है और वो खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि गीता ने फिर से अपने बेड को गीला कर दिया है। वो उसे उठाता है ताकि गीलेपन की वजह से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। गीता उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गीता उसकी बात सुनकर उठ जाती है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, ये जानने के बाद कि उसने आज फिर से अपने बेड पर टॉयलेट कर दिया है। पर प्रिंस उसे समझाता है और उसे अच्छा फील करवाता है, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात बताता है। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और गीता का चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर गीता को देखने के बाद उन्हें ये बताती है कि गीता को किडनी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे बार बार टॉयलेट आता है। डॉक्टर इस चीज के लिए गीता को कुछ दवाइयाँ दे देती है और कुछ परहेज करने के लिए बताती है। गीता डॉक्टर की सारी बातों को अच्छे से फॉलो करती है और कुछ ही महीने में उसकी बिस्तर गीले करने की ये आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी सास उसे कोई ताना नहीं मारती और प्रिंस भी उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगता है।